17 फरवरी 2026 यानी इसी महीने सूर्य ग्रहण एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज्योतिषीय घटना है और इसका जो आधार है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों कनेक्टेड हैं। एस्ट्रोनॉमी के थ्रू हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा प्लैनेट, कौन सी राशि, कौन सा धरती पे रहने वाले सभी लोगों पर, इंसानों पर, जानवरों पर, पेड़ पौधों पर, पक्षियों पर, सब पर असर होता है। तो एस्ट्रोनॉमी यानी आकाश में होने वाली जो घटनाएं हैं उसका ज़मीन पे रहने वाले लोगों पर असर आता है। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है, ज्योतिष के अगर एंगल से बात करूं तो सूर्य आत्मा का कारक है और सूर्य पिता का कारक है, सूर्य मान सम्मान का कारक है और मेदिनी ज्योतिष में सूर्य। दो ऐसे प्लैनेट हैं जो एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, जिन्हें जब सूर्य राहु के साथ आता है और चंद्रमा भी साथ आता है तो वो अमावस्या तिथि बनती है और अमावस्या की तिथि पे ही। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 फरवरी 2026 यानी इसी महीने पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। देखिए, सूर्य ग्रहण एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योतिषीय घटना है और इसका जो आधार है वो एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों कनेक्टेड हैं। एस्ट्रोनॉमी के थ्रू हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा प्लैनेट, कौन सी राशि, कौन से नक्षत्र में, किस डिग्री से अर्थ से हम जब उसे देखेंगे तो किस डिग्री पे हमें दिखेगा, और इसका धरती पे रहने वाले सभी लोगों पर, इंसानों पर, जानवरों पर, पेड़ पौधों पर, पक्षियों पर, सब पर असर होता है। तो एस्ट्रोनॉमी यानी आकाश में होने वाली जो घटनाएं हैं उसका जमीन पे रहने वाले लोगों पर असर आता है। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि सूर्य जो है वो एनर्जी का सोर्स है और हम सब सूर्य के बिना एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि सूर्य ही सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड इफ देयर इज नो एनर्जी, नो लाइफ। ज्योतिष के अगर एंगल से बात करूं तो सूर्य आत्मा का कारक है और सूर्य पिता का कारक है, सूर्य मान सम्मान का कारक है और मेदिनी ज्योतिष में सूर्य सरकार का कारक है। अगर आप जॉब में हैं तो आपके बॉस का कारक है, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके जो कस्टमर्स हैं उससे इसका सीधा संबंध आता है। तो इसका मतलब सूर्य सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हुआ इन सारे प्लैनेट्स में, और इसलिए ही ये बाकी सारे जो प्लैनेट हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अब दो ऐसे प्लैनेट हैं जो एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, जिन्हें छाया ग्रह कहा गया है, जिसका नाम है एक राहु और एक केतु। जब सूर्य और राहु एकदम नजदीक आ जाते हैं या सूर्य और केतु एकदम नजदीक आ जाते हैं, साथ ही साथ चंद्रमा भी एकदम उसके क्लोज आ जाता है, यानी बहुत क्लोज डिग्री में। अब ये स्थिति कब होती है? जब सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं तो अमावस्या होती है। जब सूर्य चंद्रमा एकदम उल्टे होते हैं 180 डिग्री अपार्ट तो पूर्णिमा होती है। जब सूर्य राहु के साथ आता है और चंद्रमा भी साथ आता है तो वो अमावस्या तिथि बनती है और अमावस्या की तिथि पे ही सूर्य ग्रहण होता है। ये कहा जाता है कि चंद्रमा का उसके आगे आना सूर्य का और अर्थ से, क्योंकि हम अर्थ पे हैं और हम अगर आकाश में देख रहे हैं तो सूर्य और अर्थ के बीच में अगर चंद्रमा आएगा तो ये स्थिति बनेगी सूर्य ग्रहण की। यानी कुछ समय के लिए हम सूर्य को डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। हालांकि इस बार का सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, पार्शल है, इसलिए पूरी तरीके से उसे वो नहीं ढकेगा, लेकिन हाँ वो उसे ढकेगा। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है यानी ग्रहण की स्थिति होती है तो सूर्य की जो लाइट है, सूर्य की जो एनर्जी है, सूर्य की जो ऊर्जा है जो हमारे तक आती है वो डिसरप्ट होती है और सब कुछ तो ऊर्जा से ही चल रहा है। ये जो राहु केतु नोट्स हैं ये कब होता है? जब जिस राशि में राहु होगा उसी राशि में सूर्य आएगा। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहता है, राहु 18 महीने रहता है, तो इसका मतलब 18 महीने में लगभग 3 बार सूर्य इसी राशि में आएगा जहां पे राहुदेव बैठे। और सामने वाली राशि, क्योंकि राहु और केतु एकदम अपोजिट होते हैं, तो जैसे अभी राहु 11 नंबर राशि में है और केतु है 5 नंबर राशि यानी लियो में, तो जब सूर्य 11 में आएगा तब भी ग्रहण पड़ेगा, और जब 6 महीने बाद, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स के बाद, जब सूर्य 5 नंबर राशि में आएगा तब भी ग्रहण पड़ेगा। लेकिन ये सूर्य तो 1 महीने के लिए रहता है, तो ग्रहण किस दिन पड़ता है? जिस दिन चंद्रमा भी पास में आ जाता है। यानी दोनों छाया ग्रह राहु केतु की वजह से दोनों रोशनी वाले, एनर्जी वाले प्लैनेट को वो
डिस्टर्ब करता है, उसके काम को रोकता है। अब देखिए, एक तो हो गया एस्ट्रोनॉमी का एस्पेक्ट, एक हो गया एस्ट्रोलॉजी का, और एक एस्पेक्ट है स्पिरिचुअल। अगर आपको ध्यान हो तो जब समुद्र मंथन के बाद अमृत बांटने की बारी आई थी तो एक राक्षस भेष बदल के देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया था, और जैसे ही उसने अमृत पिया, विष्णु जी ने अपने चक्र से उसकी गर्दन उड़ा दी। अमृत तो अंदर जा चुका था, इसलिए तो मृत्यु तो संभव नहीं है, लेकिन वो 2 पीसेस में बट गया, ऊपर वाला राहु और नीचे वाला केतु। यानी ज़्यादातर सेंसेस इस एरिया में ही होती हैं हमारी। तो राहु के पास सारी सेंसेस हैं और केतु के पास ज़्यादा सेंसेस नहीं है, वो देख नहीं सकता, क्योंकि हेड राहु है। यानी राहु का असर इस पोर्शन पे पड़ता है, क्योंकि वो इसी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इसका सीधा संबंध ब्रेन से रिलेटेड जरूर आएगा। ब्रेन से क्या चलता है? हमारा पूरा बॉडी का फंक्शन। बॉडी को कंट्रोल ब्रेन करता है, हमारे थॉट्स को कंट्रोल ब्रेन करता है। जो विचारों से जितना भी संबंध है वो राहु का इम्पैक्ट है। अगर कोई इसका इम्पैक्ट आ रहा है राहु का, तो वो विचारों में आएगा, थॉट प्रोसेस में आएगा, नेगेटिविटी की तरफ लेके आएगा। जबकि जो केतु का असर आता है, जो लोअर पार्ट है, तो ये ज्यादातर शरीर का ये हिस्सा है। तो अगर मैं इसे कहूं कि राहु इज द कंट्रोलर एंड केतु इज द फॉलोअर, क्योंकि ब्रेन से ही सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, हमारी बॉडी का पावर हाउस तो यहाँ हेड में है। तो राहु इज कंट्रोलर एंड केतु इज फॉलोअर, ये फॉलो करता है राहु को। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ज्योतिष के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक कॉमन मैन के लिए भी ये समझना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर राहु खराब होता है तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आप नेगेटिव थिंकर हो जाते हैं, मन में अलग अलग तरह की शंकाएं पैदा होती हैं, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। ये राहु का काम होता है। और अगर केतु पीड़ित होता है तो आपको शरीर पर कष्ट देता है, क्योंकि ज़्यादातर शरीर का हिस्सा केतु कंट्रोल्ड है। राहु का सूर्य पे ग्रहण लगाना, यानी जो सूर्य करना चाहता है, यानी जो सरकार करना चाहती है, यानी जो ब्रेन करना चाहता है, यानी जो एनर्जी करना चाहती है, जो पॉजिटिविटी आती है, उसको रोकेगा। और ये हमेशा होता है साल में कम से कम 2 बार, क्योंकि सूर्य तो 12 राशि में घूमेगा और राहु किसी न किसी राशि में होगा और केतु भी किसी न किसी राशि में होगा। तो इसका मतलब 2 महीने साल के ऐसे जरूर आएंगे, एक में सूर्य ग्रहण पड़ेगा, एक में चंद्र ग्रहण पड़ेगा। पहले महीना वो, और उसके लगभग 6ठे महीने में आता है सूर्य ग्रहण। तो साल में 2 बार ये होता है। नॉर्मली सूर्य ग्रहण के आसपास चंद्र ग्रहण भी पड़ता है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे किसी और वीडियो में। आज का जो एजेंडा है वो ये है कि पहले हम इस बात को समझें कि सूर्य ग्रहण कौन सी राशि में पड़ रहा है। क्योंकि राहु 11 नंबर राशि यानी एक्वेरियस में है, तो सूर्य ग्रहण एक्वेरियस में पड़ेगा। अब क्योंकि ये इंडिया में, हमारे भारत में विजिबल नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का ये सोचना है क्योंकि यहाँ विजिबल नहीं है तो हम मुक्त हो गए, हमारे पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा है तो उसका क्या असर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असर हमेशा आता है, सब पर आता है। सूर्य एक प्रकट देव है, उसका असर तो आएगा ही आएगा। इसी तरीके से चंद्रमा भी प्रकट देव हम देख सकते हैं, तो उसका भी जब ग्रहण पड़ेगा तो उस पर हम पर असर आएगा। हमारे सामने नहीं है कंट्री के, तो असर थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन जिसके यहाँ पड़ रहा है उसके यहाँ तो एकदम डायरेक्ट है, और बाकियों के लिए इनडायरेक्ट, जिसे कहते हैं साइड इफेक्ट। तो इस बात को समझ लें कि असर सब पर आएगा। अब किस पर ज्यादा असर आएगा, तो आप सीधा समझ लीजिए, जिस राशि में ग्रहण पड़ रहा है उस राशि में अगर सूर्य है या चंद्रमा है बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में, तो उन पर तो सीधा और सबसे ज्यादा असर आने वाला है, ये तो तय मानिए। दूसरा, ऐसे लोग जिन पे असर आएगा लेकिन थोड़ा सा कम आएगा, तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपकी कुंडली में 5 नंबर राशि या 11 नंबर राशि, दोनों राशि में से किसी भी एक राशि में कोई भी प्लैनेट है, एनी, उस पर भी असर आएगा। तो इसका मतलब काफी सारे लोगों पर, क्योंकि 5 नंबर राशि में बहुत सारे लोगों के प्लैनेट होगा, 11 नंबर राशि में बहुत सारे लोगों के प्लैनेट होगा, कोई ना कोई तो होगा, किसी के 1 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे। तो इसका मतलब इसका असर बहुत सारे लोगों पर आने वाला है। और जो बिल्कुल कम असर आता है, जिसपे आप कहें कि जिसपे सबसे कम असर आएगा लेकिन आएगा, तो अगर 11 नंबर राशि में राहु है, क्योंकि इस बार 11 नंबर राशि में ग्रहण पड़ रहा है, तो उससे जो ट्राइन में राशियां, 3 नंबर राशि यानी जेमिनी यानी मिथुन राशि, 7 नंबर राशि यानी लिब्रा तुला राशि, और 11 में तो ये है ही, क्योंकि किसी भी प्लैनेट का असर सिर्फ उस राशि पे नहीं होता, पूरे ट्राइंगल पर होता है। ये ज्योतिष का बेसिक रूल है, सबसे बेसिक रूल। तो इसका मतलब
अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर, 7 नंबर या 11 नंबर राशि में है, आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। 11 वाले पे ज्यादा, 7 और 3 पे थोड़ा कम। तो आप ये मान के चलिए। और ये कुंडली के जिस घर में बैठा है उस एरिया पर अपना असर डालेगा। अगर लगन में बैठा है तो शरीर पे डालेगा, तीसरे घर में बैठा है तो कंधों पे डालेगा, अड़ोसी पड़ोसियों पे, बहन, छोटे बहन भाइयों पे डालेगा। 11वें में बैठा है तो बड़े बहन भाई पे डालेगा, इनकम पे डालेगा। अगर ये छठे घर में बैठा है, जॉब करियर से रिलेटेड होगा। 7वें घर में होगा तो रिलेशनशिप या जो बिजनेस वाले हैं उन पे असर डालेगा। 8वें घर में है तो खुद की हेल्थ और माता यानी मदर की हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा। अगर ये चौथे घर में है तो भी माता पर उसका इम्पैक्ट है। 9th हाउस में तो फादर पे। ज्योतिष के जो बेसिक रूल हैं, जिस जिस घर पे ये राशि 11 नंबर जहां पड़ी उधर उसका इम्पैक्ट आने वाला है, ये तय मानिए। मैं ज़्यादा बड़े इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। और अगर उस राशि में कोई प्लैनेट बैठा है तो इम्पैक्ट और ज़्यादा है। सूर्य चंद्रमा नहीं बैठे, कोई और बैठा है तो इस पर भी डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि बैठा है 11 नंबर राशि में, या राहु बैठा है 11 नंबर राशि में, तो ये मान के चलिए शनि के ऊपर राहु वैसे ही खराब है, या राहु के ऊपर राहु वैसे ही खराब है। उनके तो वैसे ही स्ट्रगल का समय चल रहा होगा मई 2025 के बाद, और ऊपर से एक ग्रहण और। इसका मतलब नेगेटिविटी फर्दर एनहांस्ड, यानी नेगेटिविटी और बढ़ के आएगी, परेशानियां और बढ़ के आएगी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी शनि या राहु में से कोई बैठा था और राहु के ऊपर राहु का जाना या शनि के ऊपर शनि का जाना, ये डिफिकल्ट होता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, सब तो बहुत सारे लोगों के हो सकता है। जी हाँ, राहु 11 नंबर राशि में हर 18 साल में आता है। तो अगर राहु की बात करूं तो 18 साल अब से पीछे ले जाइए, और उससे 18 पीछे ले जाइए, उससे 18 पीछे ले जाइए, इन लोगों के तो 11 नंबर राशि में राहु बैठा ही, ये तो तय। इसका मतलब ये जो ज्योतिषीय घटना या जो एस्ट्रोनॉमी की जो घटना हो रही है, ये घटना नॉर्मल घटना है, लेकिन क्योंकि इस राशि में 18 साल बाद हो रहा है, इसलिए इस राशि के लिए थोड़ा सा एबनॉर्मल है। बाकी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तो हमेशा ही पड़ते हैं, हर साल होते हैं। तो असर किस पे आएगा, आप इस बात से पूरे डिस्कशन से समझ गए होंगे कि 11 नंबर राशि और 5 नंबर राशि अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए, वहाँ पर उस एरिया ऑफ लाइफ में इसका असर आएगा। लेकिन मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है, अगर यहाँ पे सूर्य या चंद्रमा बैठा है, दोनों में से कोई भी, तो इनके लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट समय है। इनको जरूर उपाय कर लेना चाहिए। हालांकि और भी कोई प्लैनेट बैठा है, मान लो शुक्र बैठा है, तो रिलेशनशिप पे असर आ सकता है, गाड़ी आराम से चलाइएगा। अगर वहाँ पे मंगल बैठा है, थोड़ा स्ट्रगल दे सकता है, आपस में बहन भाइयों में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, वैचारिक मतभेद कर सकता है, थोड़ा शांत रहिएगा। अगर वहाँ पे मरकरी यानी बुध बैठा है तो वो तो बुद्धि का प्लैनेट है, और बुद्धि पे ग्रहण, इसका मतलब इस वक्त कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लेने, थोड़ा शांत रहना है, कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने, बड़े फैसले नहीं करने। गलती का स्कोप बढ़ जाता है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर लीजिए। सूर्य की बात कर ली, चंद्रमा की बात कर ली, मंगल की बात कर ली, बुध की बात कर ली, बृहस्पति जो देवता हैं, जो देवगुरु हैं बृहस्पति, अगर उसके ऊपर ग्रहण पड़ रहा है तो ज्ञान यानी डिसीजन लेते समय जो आपको इनपुट्स मिल रहे होते हैं, जिसको देख के आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, सिचुएशंस को देख के बृहस्पति पीड़ित हुआ, वहाँ पे गलती होने का स्कोप है। वीनस की बात यानी शुक्र की बात मैं कर चुका हूँ, शनि की बात मैं कर चुका हूँ, राहु की बात कर चुका हूँ। अब आखिरी प्लैनेट बचा वो है केतु। केतु के ऊपर राहु का ट्रांजिट बहुत अच्छा मानते हैं, ये ज्योतिष का रूल है। लेकिन अगर ग्रहण की स्थिति है तो वो भी पॉल्यूटेड हो गया। आप समझ लीजिए, राहु केतु एक तरह का जहर है, जहर, जिधर बैठा उधर पॉल्यूशन, उधर जहर फैला देगा। और जब ग्रहण पड़ेगा तो सूर्य और चंद्रमा जो पॉजिटिविटी के प्लैनेट है, उसकी पॉजिटिविटी घट जाएगी, राहु केतु की बढ़ जाएगी। अब अगला सवाल जो ज्योतिष के स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कब इसका असर कब तक रहेगा, कितने दिन पहले से होगा और कितने दिन पहले बाद तक चलेगा। तो एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, सब समझ लीजिए। देखिए, जो ग्रहण पड़ रहा है वो पड़ रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में, यानी मंगल पे। मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठा, यानी मंगल पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब मंगल साथ में, क्योंकि मंगल ओन करता है धनिष्ठा नक्षत्र को, तो मंगल भी पॉल्यूटेड हो गया। एक तो हो गई ये वाली बात, तो मंगल को वॉच करने का है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जब कोई प्लैनेट धनिष्ठा नक्षत्र से निकलेगा, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो क्योंकि सूर्य आग का गोला है और वहाँ नेगेटिविटी है, राहु है ब्लास्ट, तो वहाँ पे ब्लास्ट यानी एक्सेस ऑफ एनर्जी विच इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, यानी जल जाएगा।
तो यानी धनिष्ठा नक्षत्र में फायर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ब्लास्टिंग एनर्जी होगी। तो जो जो प्लैनेट इससे निकलेगा धनिष्ठा नक्षत्र से वो पॉल्यूटेड होता जाएगा। अब आप कहेंगे कि साहब अभी तो बहुत दिनों तक बहुत कुछ आ नहीं रहा, एक प्लैनेट आ रहा है मंगल, और चंद्रमा तो आएगा ही महीने में एक बार। तो आप जब मंगल धनिष्ठा से गुजरेगा थोड़ा सा पॉल्यूटेड होगा, लेकिन जो चंद्रमा है वो तो हर महीने ही जाता है उसके ऊपर से। तो जब जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र से निकलेगा अगले 3 महीने तक वो दिन बर्न्ट डे काउंट होगा, जला हुआ चंद्रमा होगा। वो चंद्रमा खराब रहेगा, 3 महीने तक इसका असर ज़्यादा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 6 महीने तक रहता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि 2 से 3 महीने तक थोड़ा इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि चंद्रमा बाकी जगह भी तो घूम ही रहा है, बाकी सारे प्लैनेट के कॉम्बिनेशन में तो आ ही रहा है, किसी न किसी के नक्षत्र में घूमेगा ही, तो वो अपनी सारी एनर्जी को धीरे धीरे उसका बर्न्ट जो है, जला हुआ है जो कम होता जाएगा, और बाकी प्लैनेट के साथ वो अपने मित्रों के साथ निकलेगा, बृहस्पति के साथ निकलेगा थोड़ा ठीक हो जाएगा, मंगल के साथ निकलेगा तो मंगल खुद जला हुआ है पूरा ठीक नहीं कर पाएगा, सूर्य पर ग्रहण पड़ा सूर्य के साथ इतना मज़ा नहीं आएगा। तो धीरे धीरे करके इसको रिकवर करेगा। रिकवरी करने का जो प्लैनेट है वो जुपिटर है, तो जब जब वो जुपिटर के साथ क्रॉस करेगा तो थोड़ा थोड़ा करेक्ट होता जाएगा। तो 2 से 3 महीने में ये सारी जो इसकी नेगेटिविटी है वो सेटल हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर किसी का जन्म का नक्षत्र यानी बर्थ का नक्षत्र यानी चंद्रमा धनिष्ठा में ही है, अब साहब ये कैसे पता पड़े? तो जिस नक्षत्र में होता है उस प्लैनेट की पहली महादशा मिलती है। तो अगर आप देख लीजिए अपनी कुंडली खोल के कि अगर आपको पहली दशा मंगल की मिली और चंद्रमा 11 नंबर राशि में था, क्योंकि 3 होता राशियों में मंगल का, तो समझ लीजिए ये सीधा आपके ऊपर हेड पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके बिहेवियर पर, आपके हेल्थ पे सीधा असर डालने वाला है। तो आप वो भी समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब सवाल ये है कि हमने नेगेटिव प्रेडिक्शन तो कर दिया, और आपने तो वीडियो के शुरू में कहा था कि इसका असर तो सब जगह पड़ेगा, इसका मतलब, और सूर्य को बहुत जगह बताया, सूर्य सरकार बताया, तो इसका मतलब वर्ल्ड वाइड हलचल होगी। हलचल कैसी होगी? सरकार से रिलेटेड। तो कई इसका असर क्योंकि 2 से 3 महीने बाद तक रहता है और लगभग 7-8 दिन पहले से इसका असर आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये मान लीजिए असर आना शुरू हो चुका, और 14-15 तारीख के बाद असर और बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य जैसे ही 11 नंबर राशि में जाएगा इसका इम्पैक्ट आना और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब मान लीजिए अगर अभी कम भी मानेंगे तो आप मान लीजिए 15 तारीख के बाद इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, और 17 को तो ग्रहण है ही, तो क्लोज डिग्री में ये लोग आने ही वाले हैं। तो आप ये बात तय कर लीजिए, क्योंकि सूर्य पीड़ित है, सरकार पीड़ित है। मैंने ये नहीं कहा हमारे देश की, पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं वहाँ पर हलचल शुरू होगी, सरकार को परेशानी होनी शुरू होगी। और सूर्य पे ग्रहण 11 नंबर राशि में हो तो आप ये मान लीजिए कि टर्बुलेंस की स्थिति होती है। 11 नंबर राशि हवा की राशि है, तो हवा में टर्बुलेंस होती है। इसका मतलब जो फ्लाइट्स उड़ रही हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ सकता है, फ्लाइट्स गिर सकती हैं, वॉर की स्थिति हो सकती है। आप वैसे ही देख रहे हैं आजकल वर्ल्ड पे में क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन ऑन है, ईरान अमेरिका एकदम प्रेशर वाला स्थिति में, कभी भी फायर इग्नाइट हो सकती है यानी लड़ाई हो सकती है, इस तरह का वॉर की स्थिति आ सकती है। और ये जो दिन हैं ये थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे ऐसी स्थिति हो सकती है कि सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई या वॉर की स्थिति थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अगर बात करूं 11 नंबर राशि अर्निंग की होती है, कमाई की। 11 नंबर राशि एआई की होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हों तो मैंने जब राहु 11 नंबर राशि में आए थे उससे पहले वीडियो बना के दे दिया था कि एआई में बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। और ये मैंने पिछले साल ही मार्च अप्रैल के आसपास जो वीडियो बना के दिया था उसके अंदर ही बता दिया था। और आप देखिए स्थिति क्या है, एआई किस तरह आगे बढ़ रहा है। ये 11 नंबर राशि कमाई की, उसमें ग्रहण, एआई की स्थिति, और एआई जो आईटी सेक्टर है इसमें टर्बुलेंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है पहले से ही। और अब ये जो टर्बुलेंस है इसका स्पीड बढ़ जाएगा, यानी जॉब सेक्टर में बड़े थ्रेट का समय है। अब अगर जॉब सेक्टर में बड़े थ्रेट, बड़े ले ऑफ का समय आएगा तो आप ये मान लीजिए इसका असर फाइनेंशियल सेक्टर पे पूरी दुनिया में पड़ने वाला है।
अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर, अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर, अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये जिसका भी जब भी कोई इस तरह का टर्बुलेंस आता है तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ देखेंगे आप फाइनेंस में? स्टॉक मार्केट पे। तो यहाँ पर टर्बुलेंस आना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिएगा, अब यहाँ पे फ्लक्चुएशन बढ़ना शुरू होगा। जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिख रही थी, अब यहाँ से वो और ज़्यादा इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, फ्लक्चुएशन और बढ़ेगा। अभी हमने वैसे ही देखा है, जनवरी के महीने में गोल्ड और सिल्वर ने किस तरह का हाइट्स को टच करके वापस लौट के आया। और अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी इनस्टेबिलिटी आई या नेगेटिविटी की वजह से कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, तो समझ लीजिए ये तो बेसिक रूल है कि अगर स्टॉक्स गिर रहे हैं तो लोग गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाते हैं, और अगर स्टॉक्स अच्छे चलते हैं तो लोग इधर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो जहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलता है लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक रूल है अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर को समझते हैं तो, कि जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा यहाँ पे टर्बुलेंस होगा तो वहाँ पे प्राइस बढ़ेगा। तो ये स्थिति चलेगी। अब हम बात करें 11 नंबर राशि का संबंध वेदर से भी है, क्योंकि एयर की बात करी है। और हमने अभी वेदर कंडीशंस आप देख लीजिए, अचानक बारिश, तूफान, साइक्लोन्स, इस तरह का भी घटनाएं अगले 2 से 3 महीने में आप सुनेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 11 नंबर राशि का संबंध हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से रिलेटेड भी आता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस बात को समझ लीजिएगा। तो हमारे घर में जो बड़े लोग हैं, जैसे चाचा हुए, जैसे फादर इन लॉ हुए, तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। थोड़ा टर्बुलेंस का समय है। और अगर चंद्रमा 11 नंबर राशि में, सूर्य 11 नंबर राशि में है, तो चंद्रमा क्योंकि मदर को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो इनकी हेल्थ को टेक केयर कर लीजिएगा। अगर वो नहीं है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर आने वाला है। अगर ऐसी स्थिति है तो हम क्या करें, हम कैसे बचें? बिल्कुल सिंपल उपाय है, डोनेशन। डोनेशन जब भी कोई, ये ज्योतिष का बेसिक रूल है, मैं आप सबको बता देता हूँ। जब भी कोई प्लैनेट खराब हो रहा है उसका डोनेशन कर दीजिए। जब भी कोई प्लैनेट अच्छा हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसकी चीज़ों को ले लीजिए। क्योंकि ये स्थिति सूर्य पे ग्रहण की है और चंद्रमा शामिल है, तो इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए? आपको सूर्य से रिलेटेड चीज़ें, यानी गुड़ हो गया, गेहूँ हो गया, आटा हो गया, ये आप मंदिर में दे के आ सकते हैं, गरीबों में बांट सकते हैं। मंदिर में दे के आएंगे उसको डोनेशन नहीं बोलते, उसको ऑफरिंग्स बोलते हैं। भगवान को हम दान दे दें, हमारी इतनी औकात कहाँ है? तो वो मत सोचिएगा। जो डोनेशन होता है वो गरीबों में किया जाता है और भगवान को ऑफ़र किया जाता है, श्रद्धा से पेश किया जाता है कि प्रभु हे भगवान आप इसे स्वीकार करें, ये इसलिए किया जाता है। तो मेरा तो अपना मानना है कि लोग कहते हैं मंदिरों में जाके हम दान दे रहे हैं, हम कौन हैं जो भगवान को दान दे दें? उनको तो हम अर्पण करते हैं कि हे प्रभु इसे स्वीकार करें, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसे स्वीकार कर लें। और दान के वक्त हाथ नहीं जोड़े जाते, बांट दिया जाता है। तो वो नीचे तबके वाले गरीब लोगों को, और उनको, या जो लोग इंसान नहीं है यानी बर्ड्स हो गए, जो या जो इंसान की कैटेगरी में नहीं आते, जैसे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनके लिए कुछ आप पानी का, खाने का कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, क्योंकि इसमें राहु का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूर्य चंद्रमा को ही नुकसान होगा और राहु एकदम मस्त रहेंगे, नहीं जी, नुकसान तो राहु का भी होगा। क्योंकि जब दो लोग लड़ेंगे तो चोट तो दोनों को आएगी। वैसे सूर्य और राहु तो चोटिल तो दोनों ही होंगे, ये तो तय है, क्योंकि दोनों ही पावर सेंटर हैं। आप राहु को हल्के में नहीं ले सकते, उसमें इतनी ताकत है कि सूर्य पे ग्रहण लगा दे। और सूर्य तो राजा है, तो राजा तो अपने आप पावर सेंटर है अपने आप में। तो इसका मतलब राहु भी पीड़ित होंगे। तो राहु का आप क्या करें? अगर आपका राहु ठीक है, कुंडली में अच्छा है, तो मंदिर में, या खराब भी है तब भी आप कर सकते हैं, मंदिर में कम से कम नारियल जरूर चढ़ा के आएँ। और ध्यान रखिएगा धनिष्ठा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र का मालिक मंगल, और मंगल का कनेक्शन सीधा हनुमान जी से आता है। तो हनुमान जी के मंदिर में नारियल जरूर चढ़ा के आएँ। अब आप कहेंगे साहब कि ग्रहण के समय तो मंदिर बंद होते हैं क्योंकि सूतक काल होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे यहाँ वो विजिबल नहीं है तो सूतक लगेगा नहीं। तो सूतक लगेगा नहीं, इसका मतलब मंदिर खुले होंगे। आप जाइए वहाँ पे हाथ जोड़ के प्रसाद चढ़ाइए, नारियल ले जाइएगा,
मंगल को ठीक रखने के लिए कुछ मीठा प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा और उसको बंटवा दीजिएगा। ये करने से मंगल राहु भी सेटल रहेंगे। सूर्य की चीज़ भी आप ले जा सकते हैं, गुड़ ले जा सकते हैं। चंद्रमा के लिए भी कुछ कर सकते हैं, तो चावल ले जाइए साबुत, या दूध ले जाइए मंदिर में चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। अब सवाल ये आता है कि ये कहाँ पे किया जाए काम, कौन से मंदिर में किया जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो देवों के देव महादेव उनके मंदिर में चले जाइए। सब जगह उनका मंदिर होता ही है, पूरा शिव परिवार है। शिव परिवार को अगर आप किसी दिन कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त जगह होती है। कैसे? उनके ऊपर नागदेव होते हैं। नागदेव पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। नंदी देव होते हैं। नंदी देव टॉरस राशि यानी परिवार, खाना और सेविंग्स की होती है। माता भी होती है, कार्तिकेयन भी होते हैं, गणेश जी तो होते ही हैं। तो वो सारी चीज़ें जो शिव परिवार है, अगर आप वहाँ पे जाके भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा से कुछ चढ़ाते हैं, और इन्हीं दिनों आप देखिए महाशिवरात्रि भी आ रही है, तो क्यों ना हम शिवरात्रि पे भी कर दें और ये चीज़ ग्रहण वाले दिन भी कर दें, ताकि हमारे जीवन में सुख चैन रहे। अगर आपकी कुंडली में बुध बैठा है 11 नंबर राशि में या 5 नंबर राशि में, तो बेलपत्र चढ़ाना ना भूलें। मंगल बैठा है शिव जी के मंदिर में, शहद चढ़ाना ना भूलें, ज़रूर चढ़ाइएगा। अगर वहाँ पे शुक्र बैठा है, इत्र चढ़ा दीजिए। चंद्रमा बैठा है, दूध या साबुत चावल चढ़ा दीजिए। शनिदेव बैठे हैं, काली उड़द चढ़ा दीजिए, धतूरा चढ़ा दीजिए। राहु बैठे हैं तो ये सारे ओवरऑल अगर आप पंचामृत का चढ़ाते हैं शिव जी पे, अगर वो भी नहीं करते तो एटलीस्ट ये जो चीजें मैंने बताई, जो प्लेनेट पीड़ित है, एटलीस्ट ये ही अगर आप वहां पे रख दें, उनको शिव जी को चढ़ा दें, शिव परिवार के यहाँ का आशीर्वाद ले लें, तो परेशानी नहीं आएगी, या आप बहुत बड़ी आने वाली होगी तो बहुत कम आएगी। साल में 2 बार होता है ग्रहण, और ये दोनों दिन स्पिरिचुअलिटी, भक्ति और अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगने के लिए होता है, ताकि आपकी गलतियां से आप मुक्त हो जाएं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े। तो ये था सूर्य ग्रहण के बारे में मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई? आपके सूर्य ग्रहण के बारे में क्या थॉट्स हैं? कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, एक बात और, सूर्य ग्रहण तो हर साल आता है, तो नोट करिए कि सूर्य ग्रहण के आसपास अगर आपकी लाइफ में कुछ बड़े इवेंट हुए हैं या होते रहे हैं, तो कमेंट में जरूर डालिएगा। ये सारे कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा। ये जो ग्रहण का समय होता है, ये नॉर्मली टर्बुलेंस का समय होता है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में ये ग्रहण बुरे घरों में पड़ा, यानी छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, और वो ऑलरेडी चैलेंजिंग चल रहा था, तो इस चैलेंज को ठीक भी कर सकता है। माइनस माइनस प्लस होता है, नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस, नेगेटिव हो रहा था उसका नेगेटिव हो गया, नहीं नेगेटिव का नेगेटिव हो गया, यानी आपके लिए फाइनली पॉजिटिव हो गया। तो सूर्य ग्रहण हमेशा नुकसान ही करेगा ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन क्योंकि छठा घर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, अगर ये वहां पड़ रहा है, या तीसरा घर छठा घर की स्पेसिफिकली बात करूं वहां पड़ रहा है, तो ये इसका रिजल्ट अच्छा भी बहुत लोगों को महसूस होता है। अचानक करियर में ग्रोथ होती है। तो आपके साथ क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? कमेंट में डालना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, सबके साथ शेयर करें, और हाँ, अपने जितने भी मित्र हैं जो वेल विशर हैं उनके साथ करिए। अगर उनकी लाइफ में कोई ट्रबल आ रहा होगा, कोई परेशानी हो रही होगी, वो भी जो मैंने उपाय दिए हैं उसको देख के वो कर लें, जिंदगी में सुख चैन आएगा, नेगेटिविटी कम होगी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।